मगर वो हिंदी में कहावत है ना, थूक कर चाटना। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि स्वयं माननीय देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था उनके बारे में। सुनिए। पिसिंग अँड पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग। धर्मेंद्र की याद आ गई दोस्तों, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। मगर बावजूद उसके आज अजीत पवार उनके साथ सरकार में है। आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं कि हम या भाजपा या मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, सरासर झूठ है। क्योंकि भूल जाइए कि अजीत पवार आज की तारीख में भाजपा की गोद में, छगन भुजबल, नारायण राणे और हां, अशोक चव्हाण, आदर्श हाउसिंग घोटाला, वो तो भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें तो भाजपा ने राज्यसभा में भेज दिया है। क्या हम इन मुद्दों से अपना मुंह मोड़ सकते हैं? साफ तौर पर करप्शन के मुद्दे पर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। करप्शन पर प्रधानमंत्री एक्सपोज्ड हैं। उद्धव और शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी जो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, उसकी भी गूंज महाराष्ट्र की गली गली में सुनाई पड़ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लोग संविधान बदल देना चाहते हैं। और यह बात काल्पनिक नहीं है दोस्तों। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि भाजपा का बड़ा बड़ा नेता जो है वो संविधान को बदलने की बात करता है, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे इनके अरुण गोविल हो जो मेरठ से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। मगर सबसे शॉकिंग बात, जिसकी चर्चा कोई मीडिया नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि राहुल, उद्धव और शरद पवार कह रहे हैं कि भाजपा संविधान को बदल लेना चाहती है। बात राहुल गांधी कह रहे हैं, महाराष्ट्र में उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। उद्धव ठाकरे के पक्ष में सहानुभूति हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या ये वोटों में तब्दील होगा? ये बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर मेरी कई थ्योरीज हैं दोस्तों। सबसे पहली थ्योरी, इस वक्त जो लोग वोट देने जा रहे हैं ना दोस्तों, चूंकि शिवसेना दो फाड़ हो गई है, एनसीपी दो फाड़ हो गई है, तो उनका जो वोटर है वो थोड़ा कंफ्यूजन में है। अब जब वो बटन दबाने जा रहा है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि असली शिवसेना कौन सी है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर यह कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हालांकि उद्धव सेना और शरद पवार ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह को जोरों से पब्लिसिटी दी है, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर जनता के एक बहुत बड़े हिस्से तक ये नहीं पहुंच रही है, और ये उद्धव और शरद पवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर यह असमंजस बना रहता है और अगर वोटर के दिमाग में यह कंफ्यूजन रहता है, तो यह उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इतना बड़ा झटका कि मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर भाजपा अपना 2019 वाला इतिहास दोहरा दे। हालांकि उसकी गुंजाइश बहुत कम है दोस्तों। उद्धव के पक्ष में जिस तरह की सहानुभूति दिखाई दे रही है वो अप्रत्याशित है, वो अप्रत्याशित है दोस्तों। अब हमें देखना है ये जो सहानुभूति दिखाई दे रही है वो महज एक क्यूरियोसिटी है, एक उत्सुकता है, या वाकई ये वोटों में तब्दील होगी। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल उनके मंच पर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल को भी देखकर वहां जनता में दीवानगी का एक आलम था। वो वीडियो मैं चाहूंगा आप देखें कि अरविंद केजरीवाल मंच पर पहुंचते हैं, उद्धव उनका स्वागत करते हैं, और वहां देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। अरविंद जी आइए। अरविंद केजरीवाल ने यहां जो स्पीच दिया दोस्तों, उसे आम आदमी पार्टी ने अपने प्लेटफॉर्म पर डाला और उसे लाखों लोगों ने देखा दोस्तों, लाखों लोगों ने देखा। महाराष्ट्र की फितरत कुछ और है। इस वक्त कई पोल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी अपना इतिहास दोहरा देगी। अब दोहराएगी या नहीं एक अलग बात है, मगर आप भी जानते हैं दोस्तों कि चुनावों में क्या हो रहा है। भाजपा के जो लोग हैं वो 8-8 बार वोट डाल रहे हैं। फर्रुखाबाद का ये जो वीडियो है जिसमें एक लड़का जो शायद नाबालिग है 8-8 बार वोट डाल रहा है, और ऐसा सिर्फ एक वीडियो नहीं है। दाऊद का वीडियो याद कीजिए, एक व्यक्ति ईवीएम को हाईजैक करके उसका लाइव कर रहा है।
भोपाल का एक वीडियो है, विनय मेहर अपने नाबालिग बच्चे से वोट दिलवा रहे हैं। अब हम नहीं जानते हैं कि यह बड़े पैमाने पर हुआ है या नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 वीडियो सामने उभर कर आए, वो भी इसलिए आ गए क्योंकि इन्होंने खुद इसे रिकॉर्ड किया था और पोस्ट कर दिया था। मगर सोचिए, अगर यह बड़े पैमाने पर हुआ हो, तब तो क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़ और क्या मध्य प्रदेश, खासतौर से उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, चुनाव आयोग किस तरह से नतमस्तक है, आप और हम सब जानते हैं। और यह चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है, व्यवस्था उनके खिलाफ है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स ने जिस तरह की प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे को उनकी रैलीज में मिलती है, उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाया है? बताइए। फूलपुर प्रयागराज में जनता बावली हो जाती है अखिलेश और राहुल को देख के, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? गोदी मीडिया ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखा रहा? ये तस्वीरें दिखनी चाहिए कि नहीं? भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं उसका 24 घंटे प्रसारण होता है, तो विपक्ष जो कोशिशें कर रही हैं उसे जनता को क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए? दिखना चाहिए ना, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो यह भी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है। और हां, एक और चुनौती, वो है एनसीपी का विवादास्पद इतिहास। हालांकि इस वक्त शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति है, मगर दिक्कत क्या है कि एनसीपी में आपको याद होगा, अजीत पवार ने सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी। फिर उन्होंने फिर यू टर्न लिया, वापस आ गए, फिर उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, फिर से वो चले गए भाजपा के पास। और ऐसे में एनसीपी के किरदार पर एक सवाल उठने लगा है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि अगर 48 में से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जबरदस्त सीटें आ गई, फिर उसके बाद क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार एक यू टर्न लेते हुए भाजपा के पास चले जाएं? क्योंकि यहां पर कोई सैद्धांतिक दिक्कत भी नहीं दिखाई देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि शरद पवार ऐसा नहीं करेंगे। मैं यह भी जानता हूं दोस्तों कि शरद पवार यह भी जानते हैं कि किस तरह से जनता उनके प्रति सहानुभूति रख रही है। उन्हें जो वोट दे रही है उसी सहानुभूति का परिणाम है कि किस तरह से शरद पवार का अपमान अजीत पवार ने किया। तो मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा नहीं करेंगे, मगर राजनीतिक दल कब क्या कर सकते हैं हम नहीं जानते हैं। मगर 2 चीजें, अगर उद्धव ठाकरे हार गए, 48 में से अगर अधिकतर सीटें भाजपा को मिल गई, तो फिर तो उद्धव ठाकरे का करियर खत्म, उनका राजनीतिक जीवन पर एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम लग जाएगा और उसे हटने में बहुत वक्त लगेगा दोस्तों। मगर अगर 48 में से अघाड़ी को अधिकतर सीटें मिल गईं, तो आपको अंदाजा है दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे या ये कहा जाए अघाड़ी का क्या तूफान आएगा। अगर उन्हें लोकसभा में सफलता मिलती है और उसके बाद विधानसभा में भाजपा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कायदे से अब भी जनता में उनके प्रति सहानुभूति है, मगर मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, क्या सहानुभूति, क्या उत्सुकता वोट्स में तब्दील होगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका दोस्तों हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आप सबसे अपील की जाइए, वोट डालिए, यह बहुत जरूरी है। आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, नफरत के खिलाफ वोट करें। जो लोग बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ वोट करें, सच के पक्ष में वोट करें, लोकतंत्र के पक्ष में वोट करें, संविधान के पक्ष में वोट करें। जो लोग संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात करते हैं उनके खिलाफ वोट करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।